कैलाशों के वासी धौलीदारों के राजा शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना तेरे कैलाशों का अंत न पाया तेरे कैलाशों का अंत न पाया अंत बेअंत तेरी माया ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। इससे पहले मैंने कभी किसी सितार वादक का इंटरव्यू नहीं किया है। आप सोचेंगे कि इस समय में जब रॉक स्टार्स पॉप स्टार्स के कॉन्सर्ट्स होते हैं, ये एक ऐसा नौजवान है जो सोशल मीडिया पर भी छाया है। इनके कॉन्सर्ट्स जब होते हैं तो लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ पड़ता है। उम्र है महज 26 साल। जब ये इनका संगीत आप सुनते हैं तो लगता है ये स्वयं साक्षात संगीत बन जाते हैं। ऋषभ रिखीराम शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इतनी छोटी सी उम्र और कला में इतनी गहराई, क्या बात है आप। जी ये बहुत सौभाग्य है। मैं समझता हूँ कि सितार ने मुझे चुना, मैंने सितार को नहीं चुना। और ये क्यों कहते हैं आप? क्योंकि जब हम सितार और सारे साज हमारे समक्ष थे व्हेन वी वर ग्रोइंग अप। पिताजी बनाते हैं, पिताजी का ही इंस्ट्रूमेंट है संजय रिखीराम जी। ये कहानी भी मैं आपसे सुनना चाहती हूँ वैसे। तो मैं पहले गिटार बजाता था क्योंकि गिटार कूल लगता था सबको बचपन में। और लड़कियां भी इम्प्रेस हो जाती थी, गिटार बजाते थे, 4 कॉर्ड आ जाती थी। तो स्टार्ट हमने गिटार पे करा। एंड जो मम्मी पापा थे वो ज़्यादा कीन थे मेरे बड़े भाई को सिखाने के लिए। अच्छा। तो उनके लिए ट्यूटर आते थे घर पे, उनको सिखाने के लिए गुरुजी आते थे। और मैं खिड़की से झांकता था कि क्या हो रहा है अंदर, मुझे क्यों नहीं आने दे रहे हैं। तो मेरे को छूने नहीं देते, कहते तुम तार तोड़ दोगे, या चोट लग जाएगी, या तो सितार तोड़ दोगे। तो मेरे को और थोड़ी और कहते हैं ना जिज्ञासा होगी, मतलब मेरे को छूने क्यों नहीं दे रहे हैं ऐसे। when someone tells you not to do something, आपको और मन करता है करने का। तो आई थिंक वो रिवर्स साइकोलॉजी इनकी काम कर गई। और फिर जब मैंने सितार फाइनली पकड़ा तो मुझे काफ़ी आसान लगा। एक तो पापा ने इतना आसान बना दिया है सितार को बजाना। उसमें जैसे एक्शन होता है, जैसे स्ट्रिंग का और फ्रेट का जो डिफरेंस होता है इतना लो है कि एकदम गिटार जैसा है। तो जब मैंने सितार पहली बार पकड़ा, कोई एक हमारी शिपमेंट थी जो स्विट्ज़रलैंड गई थी और जो शिपर्स ने उन्होंने तोड़ दी थी वो, और क्लाइंट ने वापस कर दिया। तो पापा कभी एक साज को टूटा नहीं रहने देते हैं क्योंकि सरस्वती माँ हर साज में बसती हैं जी। तो उन्होंने वो ठीक करके टंगा दिया वॉल पे जस्ट टू फॉर इट टू ड्राई। तो मैं देख रहा था, मैंने पूरा प्रोसेस देखा कि हमने वो सितार भेजा, वो टूट के वापस आया, पापा ने ठीक करा। तो मैंने पापा से पूछा, पापा ये सितार तो ऑलरेडी टूटा हुआ है, तो मेरे को बजाने दीजिए, है ना, मैं कितना ही और तोड़ दूंगा इसको। तो पापा ने बोला चलो ठीक है बजाओ। क्या उम्र थी आपकी? मैं 10 साल का था उस टाइम। अच्छा। एंड जब मैंने पकड़ा सितार, और वो छोटा सितार था, इट्स कॉल्ड अ स्टूडियो सितार जो हम बनाते हैं। तो जब मैंने पकड़ा तो तुरंत मैंने 2-3 गाने उस पर निकाल दिए फटाफट, लाइक विद इन 2 मिनट्स। और मैंने सारे गाँव पादा नीसा भी फिगर आउट कर लिया। अच्छा। और पापा एकदम हैरान हो गए, कैसे पता तुम्हें ये सब? मैं बोला गिटार जैसा ही है, इतना फ्रेट्स भी वैसे ही हैं, स्ट्रिंग का एक्शन भी वैसा ही है।
और बहुत हैरान हुए। पापा कहते चलो कल से तुम्हारी क्लास स्टार्ट, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और मेरे को लगता है कि सितार ने मुझे चुना, मैंने नहीं चुना, क्योंकि सितार तो थे आसपास, बस वो सही समय का वेट कर रहा था कि नाउ यू कैन कम टू मी। ये अगर आप सब ध्यान से देखेंगे तो वो उनके जूते साइड में रखे हैं, उन्होंने अपने जूते उतार कर रख दिए हैं और उनके सितार पर आप ऊपर के हिस्से में देखेंगे ओम लिखा है, उसके नीचे उनके पिता का नाम लिखा है। जी, संजय रिखीराम जी। पापा ने डिजाइन किया है आपका सितार? ये उन्होंने पूरा बनाया है अपने हाथों से। अच्छा। हमारे कारीगर हैं जो हमारे जनरेशनल वर्कर्स हैं हमारे, जो ये पेन वर्क करते हैं। और मेन सितार का होता है तबली, तुम्बा, दिस इज अ पम्पकिन। अच्छा। जिसको कद्दू कहते हैं, सिर्फ स्पेशली ये सितार के लिए बनता है और ये हमारे साजों के लिए बनता है। और तबली होती है और ये ब्रिज होता है जो पूरा आपका साउंड डिफाइन करता है कि आपका सितार कैसा साउंड करेगा। तो ये कारीगरी मेरे पापा की है पूरी, फ्रेट्स का शेप से लेके आपकी तारें और ये आपके जो खूटियाँ हैं, सारी चीज़ें एवरीथिंग इज हैंडमेड बाय हिम। अच्छा जी। और ये जो मैंने आपके जूतों की तरफ पॉइंट किया कि आप उतार कर फिर बैठे हैं यहाँ पर तब बजा रहे हैं? जी, सरस्वती वंदना कर रहे हैं हम लोग। तो जूते अक्सर गंदे होते हैं, तो हम अगर साफ सुथरा रखना चाहे अपना म्यूजिक तो जूते साइड में रखे तो अच्छा रहता है। ये आपके संस्कार हैं, आपकी सीख है या आपने धीरे धीरे खुद सीखा है? किसी ने बताया नहीं, वी हैव टू लर्न एंड अडेप्ट। तो हम देखते थे उस्ताद लोग क्या करते हैं। अक्सर कुछ लोग हैं जो अपने जब स्टेज पे बैठते हैं तो अपने पैर नंगे रखते हैं। फिर मैंने देखा अमजद अली खान साहब गुरुजी, ये लोग या तो सॉक्स पहनेंगे या पैर ढकेंगे, ताकि ऑडियंस की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम उनकी तरफ पैर नहीं करना चाहते। तो ये चीज़ें भी कोई सिखाई नहीं जाती, यू जस्ट हैव टू वॉच एंड लर्न बेसिकली। आपने सोचा था कि इंटरनेट पर इतने बड़े सेंसेशन आप बन जाएंगे एक ऐसी ट्रेडिशनल चीज को करते हुए? क्लासिकल म्यूजिक आमतौर पर सोचा जाता है कि अरे ये तो अलग ही जनरेशन की बात है, अलग ही दर्शक इसके होते हैं, सुनने वाले होते हैं। मैं आई बिलीव कि क्लासिकल म्यूजिक कभी एक मासेस के लिए हो नहीं सकता है। सो आपको कुछ उसमें मिक्स करना पड़ेगा जिससे मासेस को समझ आए, बिकॉज इट्स लाइक अ लैंग्वेज, इट्स लाइक कोड लैंग्वेज जो आपको और मैं बोलते हो, और मैं आर्टिस्ट हूँ और आप समझने वाले हो, मैं कवि हूँ और आपको मेरी कविता समझ आ रही है। तो ये चल रहा होता है। तो वो कविता समझने के लिए भी आपको एजुकेशन चाहिए, वो या तो आप स्कूल में सीखें या किसी गुरु के अंडर सीखें। तो मासेस में होना इज थोड़ी कठिन बात होती है। दैट्स वाई मैं थोड़ा कुछ पॉपुलर म्यूजिक को मैं इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ ताकि वो आ जाए। हाँ। मतलब तो हमारे म्यूजिक कैसे इनकॉर्पोरेट, मतलब क्या सितार पे बजाना? हाँ, जैसे आपकी बॉलीवुड ट्यून्स हो गई कुछ, जैसे हैरी पॉटर थीम हो गया। ऑफ कोर्स आपका गेम ऑफ थ्रोन्स का भी जो इंडियन थीम उसमें जब आया था तो गर्टसी ऋषभ। तो ऐसी चीजें हैं जो हम ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और जो मैं इवेंट्स करता हूँ सितार फॉर मेंटल हेल्थ के नाम से, सो इट्स लाइक अ जर्नी कि मैं चाहता हूँ कि और लोग आए उसको सुनने, तो मैं उनको थोड़ा एक दो पॉपुलर म्यूजिक दे देता हूँ। प्लीज, मतलब आपने अब मुझे वो क्यूरियोसिटी में डाल दिया है। अच्छा, क्या बजाऊं मैं, आप बताइए। नहीं, जो आपको लगता हो कि सबसे ज्यादा लोगों को खींच लेता है। मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता नहीं है। जी। और मैं आपके साथ बॉलीवुड गाना बजाते हैं, कोई तुम ही देखो ना करके गाना है। वाह। ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया। तो ऐसी चीजें बजाते हैं लोगों को काफी अमेजिंग लगता है, क्योंकि एक तो सितार का साउंड इतना प्यारा है और जस्ट बिकॉज मेरी क्लासिकल बैकिंग स्ट्रांग है, तो मैं कोई भी गाना, मुझे आप थोड़ा टाइम दीजिए, मैं उसको बजा सकता हूँ अपनी सितार पे। तो इतना हमारे गुरुओं का दिया हुआ है ज्ञान, तो वो लोगों को पसंद आ जाती है। हम उनको कॉन्सर्ट बुला लेते हैं और फिर उनको क्लासिकल म्यूजिक सुना देते हैं। फिर उनको क्लासिकल म्यूजिक पसंद आ जाता है तो फिर वो बार बार आते हैं। मतलब तो ये हमारा गेम है। और ये आपका काम भी है, आपका पैशन भी है, आपका दिन पूरा दिन इसी पर। I love my life. Yeah, I'm very blessed कि बहुत कम लोग होते हैं that enjoy what they do for work. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जिन्हें वो करने के पैसे मिलते हैं जो उन्हें करना पसंद है। जी,
मैं अपनी क्रिकेट रिपोर्टिंग के लिए हमेशा ये कहती थी। बट गुजारा चल रहा है एंड मैं खुश हूँ। आई गो टू बेड हैप्पी। मैं रात को सोता हूँ तो मैं खुश होता हूँ, सुबह उठता हूँ खुश होता हूँ कि हमारे गुरु ने जो भी दिया हमें हम वो आगे बढ़ा रहे हैं, और सरस्वती माता की देन से वी आर डूइंग व्हाट वी लव एंड गेटिंग रिकग्निशन फॉर इट। आपको ज्यादातर लोग मतलब मासेस की बात आपने की ना, तो एक तो मासेस वो है जो आपको सुनने के लिए आ रहा है या नहीं आ रहा है। Correct. उसमें क्या मतलब क्या मैं कहूंगी संगीत के एलीट लोग आ रहे हैं या फिर जो आम जनता है वो आ रही है, वो एक सवाल हो सकता है। पर जब आप सोशल मीडिया पर आपके छोटे छोटे क्लिप्स वायरल होते हैं तो वो मासेस के बीच ही जा रहे हैं। Correct. वो आपको वहीं से पहचान रहे हैं। अब वहां पर एक बड़ी खूबसूरत चीज दिखती है कि ऋषभ जब प्ले करते हैं तो हिना उनके हाथों पे रहती है। जी, ये हिना ही है। किसी ने मुझसे आज कहा कि नहीं वो टैटू लगाते हैं उतना क्लियर और हो नहीं सकता, पर आपके हाथ तो साफ। बिल्कुल बिल्कुल। आज माफी चाहता हूँ कि आज मेहंदी नहीं लगाई, बट मेहंदी का ऐसा है कि मैंने कंसिडर करा था टैटू लगवाना, कि मैं चाहता हूँ कि अपना जो एक म्यूजिकल एक्सपीरियंस है उसको एस्थेटिकली और कैसे हम एनहांस कर सकें। तो ये सारा श्रृंगार का पार्ट होता है, कि डेकोरेशन जो मैं आउटफिट पहन रहा हूँ वो भी मैं खुद डिज़ाइन करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा। अलग अलग डिज़ाइनर्स के साथ मैं काम करके। तो फिर मैं सोचता हूँ कि मेरे हाथ हमेशा फोकस में होते हैं, तो हाथ के साथ क्या कर सकते हैं हम। हाँ। तो फिर मैंने टैटू कंसिडर करा। फिर टैटू का पता चला कि वो आपके ब्लड में घुल जाता है एंड देन यू कांट डोनेट ब्लड, कभी भी ऐसे ही कुछ हुआ। सो फिर टैटू वाज आउट ऑफ क्वेश्चन। मैंने बोला टैटू हटाइए। फिर डिफरेंट मटेरियल्स के साथ मैं रिसर्च करने लगा। एक जागुआ जूस करके चीज़ होती है, वो ब्लैक इंक होती है, बट वो स्टेन करती है। अगर मैं ऐसे करूँ तो यहाँ पे काला काला हो जाएगा। अच्छा। फिर वो भी हटा दिया। फिर आ गया मेहंदी पे। मेहंदी पे डिबेट था कि स्टिग्मा है कि आप मेहंदी लगाते हो तो लड़कियां लगाती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम टैटू वाले डिज़ाइन से इंस्पायर्ड होकर मेहंदी बनाए कि वो कूल लगे। तो फिर मेरा एक डिज़ाइनर है, मेहंदी डिज़ाइनर, वो लिव्स इन द यूके। तो उसके साथ बैठ के हम लोग स्केच कर रहे थे। वो अपना आईपैड लाया, मेरे हाथ की फ़ोटो ली उसने, एंड वी वर ट्राइंग डिफरेंट डिज़ाइंस। फिर जो मेरा सबसे पॉपुलर डिज़ाइन है जिसमें एक त्रिशूल है, थर्ड आई है शिव जी की, और एक वो पूरा एक शिवलिंग के अंदर आता है। तो उससे हम वी अट्रैक्ट एनर्जी। हम शिव जी से थोड़ी एनर्जी बोरो करते हैं और जितना भी थोड़ा बहुत बच सके उतना बजाते हैं। और विद मेहंदी व्हाट यू गेट इज़ एवरी शो से पहले हमें कुछ नया डिज़ाइन कर सकते हैं। वी कैन चेंज सम डिज़ाइन। पर मेहंदी को तो उतरने में भी तो समय लगता है। सो कलर चढ़ने में 2 रातें लगती हैं। उतरने में 4 दिन लगते हैं। तो ये 1 हफ्ते का फेयर है। तो हमें प्लान करके चलना पड़ता है। अच्छा वीकेंड का शो है तो फ्राइडे को मेहंदी लगेगी, संडे को शो है, और उसके बाद फिर मैं एंजॉय करूंगा। बड़ी अच्छी बात कही आपने कि एक स्टिग्मा जुड़ा होता है कि लड़के मेहंदी नहीं लगाते हैं। हाथों में मेहंदी है क्या, ये टॉन्ट भी कसा जाता है। मैं तो बहुत प्राउडली बोलता हूँ आजकल। शिव जी की बात कर रहे हैं, अर्धनारीश्वर वो। जी, यहाँ पर बिल्कुल कला में एक फेमिनिन पार्ट जरूर रहता है और आप उसे बहुत ही गर्व के साथ आप नहीं, मैं तो बहुत प्राउडली बोलता हूँ। जैसे मेरे हाथ में मेहंदी लगी होती है, यार आप वो उठा दो, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। तो आई एम वेरी प्राउड। अच्छा, आपने मेंटल हेल्थ के लिए सितार की शुरुआत की है। वो पूरा कॉन्सेप्ट जरा बताएं कि क्या सोच रही है आपकी। सितार फॉर मेंटल हेल्थ मेरा छोटी सी एक इनिशिएटिव है जो मैंने अपने नाना जी के गुजरने के बाद स्टार्ट करा। सो मैं अपने नाना जी से काफ़ी क्लोज था एंड ही वाज लाइक अ थर्ड पेरेंट। कि मम्मी पापा तो हमें छोड़ के चले जाते थे नाना नानी के पास, और नानू के साथ मेरा बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग हो गया था। ही वाज लाइक माय बेस्ट फ्रेंड, वो मेरे इतने करीबी दोस्त थे। मैं दोस्तों से भी वो बातें नहीं करता था जो मैं नानू से करता था। हाँ, बीट में लाइक लड़कियों के बारे में बातें, खाने पीने के बारे में, ट्रैवल, एवरीथिंग। सो जब वो गुजरे तो आई फेल इनटू डिप्रेशन, बिकॉज लॉस ऑफ लाइफ ऑफ्टन लीड्स यू टू डिप्रेशन। तो मैं काफ़ी एक बहुत ही मुश्किल वक्त था मेरे लिए टू कोप कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे। एंड फिर मैं थेरेपी गया एंड अल्टीमेटली म्यूज़िक मेरे को उस सैडनेस से बाहर लेके आया। तो मैं पूरा श्रेय म्यूज़िक को देता हूँ। और होता क्या है कि अगर आपको कुछ नई चीज़ डिस्कवर करते हो, कि आपको कुछ खुशी मिला है, तो मैं बोलूँगा कि आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। क्योंकि मैंने बहुत अच्छी नई चीज़ डिस्कवर करी है। सो दैट वाज द फीलिंग कि मैं चाहता था कि बाकी दुनिया भी एक एक्सपीरियंस करे। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग सितार फॉर मेंटल हेल्थ सेशंस ऑन क्लब हाउस और इंस्टाग्राम पे।
तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप आए, सुने, और जब हम मेरा बजाना पूरा हो जाता था तब वी वुड स्टार्ट एंड टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ कि मानसिक रोग क्या होते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी इज एज कॉमन कोल्ड, आपको खांसी जुकाम होता है इतना ही एंजाइटी और डिप्रेशन कॉमन होता है। एंड उस समय तो एवरीवन वाज गोइंग थ्रू समथिंग। उस टाइम तो इतना मुश्किल वाला पीरियड था कि आज ये वाले चाचा जी चले गए, आज वो वाले ताऊ जी चले गए। आई एम श्योर आपके साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, सबके साथ हुआ था। और कोई खुशी का तो कोई रीजन ही नहीं था कि मुस्कुराने का कोई रीजन मिल जाए, और तभी आप लोगों ने गुड न्यूज चैनल भी स्टार्ट करा था, तो दैट वाज माय गुड न्यूज चैनल। एंड बस आपकी दुआ से अभी हमने स्टार्ट करा था तो 4000 फॉलोअर थे, अब 2.3 मिलियन के आसपास आने वाला है। तो एक्चुअली काम कर रहा है तभी बढ़ रहा है, अगर नहीं काम करता तो नहीं बढ़ता। मुझे भी काफ़ी सरप्राइजिंग लगा जब मैंने वो चीज़ें सारी देखी हैं आपके बारे में, तो मुझे लगा कि मतलब एक ढर्रा समझ के आप सोच लें कि क्लासिकल में किसको इंटरेस्ट, ऐसा नहीं है। करेक्ट। अगर एक अच्छा संगीत हो तो मुझे लगता है कि हर सुनने वाले को उससे बिल्कुल मिलती है। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे को सिंपैथी के लिए लोग सुने। मैं नहीं चाहता कि वो क्लासिकल म्यूजिक इज डाइंग इसलिए आप मेरे को सुन रहे हैं। मेरे को आप सुने कि आपको अच्छा लग रहा है, हाँ। तभी सुनिए, मतलब मत सुनिए। देखिए ना, जाकिर हुसैन को भी अगर हम देखें, उस्ताद जाकिर हुसैन को, तो वो तबले में वो रॉक स्टार बिल्कुल रहे। एब्सोल्युटली। उनको तो फिल्मों के ऑफर रहे, हालांकि उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो एक्टिंग की तरफ एक मूवी करी थी उन्होंने, ये बाद में की। हाँ, बाद में करी। शुरुआत में उन्हें मुगले आजम का ऑफर मिला था। अच्छा। हाँ, पर उन्होंने नहीं किया था क्योंकि उनके पिता नहीं चाहते थे। जी। आपको क्या फिल्म, क्योंकि आप देखने में आप एक बेहद खूबसूरत नौजवान हैं, आप जो इंस्टाग्राम पर देखते होंगे वो भी जानते होंगे, और मैं सामने से देखकर भी ये बोल सकती हूँ आपकी माँ बेहद खूबसूरत है। आपकी फैमिली में सारा श्रेय उधर ही जाता है, यहाँ पे सारा श्रेय वही जाता है। फिल्मों का ऑफर आजकल तो ओटीटी वगैरह का प्लेटफॉर्म, जी ऑफर आते हैं, और मेरे को लाइफ में एक मूवी तो करनी है। हाँ, एक मूवी तो करनी है, और एक डायरेक्ट भी करनी है। मेरा एक स्क्रीन प्ले है दिमाग में जो मैं चाहता हूँ, म्यूजिक के ऊपर ही है। हाँ। तो वो जब होगा, बट इट इज डेफिनेटली ऑन द लिस्ट, बट इट्स नॉट द प्रायोरिटी। अभी प्रायोरिटी है कि सितार मेंटल हेल्थ आगे बढ़े, और मैं चाहता हूँ ईच एंड एवरी सोल ऑन दिस प्लैनेट शुड हियर सितार वंस। एक बार तो सबको सितार एक बार सुनाना है, पसंद आए ना आए कोई बात नहीं, फिर आप गिटार सुन लीजिएगा। मैं तो ये बोल सकता हूँ। नहीं तो आप तो इंस्ट्रूमेंट्स के बीच पले बढ़े हैं, और उसमें से आपने जैसा कहा कि मैंने सितार को नहीं, सितार ने मुझे चुना है। तो गिटार भी बजाते हैं कुछ टाइम? बिल्कुल गिटार है घर में, जिस इंस्ट्रूमेंट पर हाथ आ जाए उस। हाँ, और पता है होता क्या है कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में पियानो भी बजाता हूँ थोड़ा बहुत, हाँ। थोड़ा तबले में भी हाथ चल जाता है। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में अलग अलग क्रिएटिविटी निकलती है, तो अच्छा होता है कि थोड़ा आपका एक्सपोजर हर इंस्ट्रूमेंट पे बना रहे। तो बट सितार पे एक्चुअली सबसे ज़्यादा दिमाग मेरा चलता है, क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी ये इंस्ट्रूमेंट बजाया है और बजाते भी रहूँगा। सो डेफिनेटली व्हेन यू प्ले अदर इंस्ट्रूमेंट आपका दिमाग थोड़ा अलग चलता है। और उसी में जिससे आपने शुरुआत की, जी, शिव कैलाश, जी, मतलब ये आपके रूट से भी जुड़ा है, क्या इंस्पिरेशन रहा है? शिव जी में ही शांति है। मुझे तो लगता है कि सारी जितनी भी सड़कें हैं शिव जी पे आगे रुक जाती हैं और वहीं से शुरू होती हैं। एंड मुझे ये रियलाइज़ हुआ थोड़ा लेट अपनी लाइफ में, जब क्योंकि थे तो गुरुजी भी रविशंकर जी, तो शंकर एंड शिवा हमेशा मेरी लाइफ में किसी ना किसी कैपेसिटी में रहे हैं। और मेरी मम्मी जी की भी जो गुरुजी हैं वो भी, उनको भी शिव का एक स्वरूप मानते हैं। अच्छा। तो वो थे, बट कुछ ऐसे लाइफ में बहुत चीज़ें हुई हैं कि शिव जी बस आते रहे। और ये भजन हमने प्लान करा हुआ है 2018 से कि इसको कहीं ना कहीं मैं या तो रिकॉर्ड करूँ, रिलीज़ करूँ। हाँ। उस टाइम पता नहीं क्यों मेरे को ऊपर से ऐसी कॉलिंग आई कि हमने कोई इसका रियाज नहीं करा, कुछ नहीं करा, जो हुआ स्टेज पे हुआ। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही कैजुअल हम लोग बजा रहे हैं, मैं स्टेज पे बोल रहा हूँ चलो आप बजाओ, हाँ। चलो आप बजाओ। तो पता नहीं, रिक्वेस्ट तो काफ़ी आ रही थी, बट जो हुआ उस मोमेंट में हुआ। और आई बिलीव कि शिव जी ने बजवाया जो बजवाया उस टाइम भी, और वो इतना प्यार मिल रहा है उसको। अभी मैं वाराणसी गया था तो काशी विश्वनाथ में वो बज रहा है। हाँ। तो मतलब
अच्छे मन से गाया तो सही जगह पहुंच रहा है। एंड अभी मैं पशुपतिनाथ भी गया था वहाँ पे काठमांडू में बजाने, तो वहाँ पे भी सब लोग वही गा रहे हैं, तो अलौकिक होगा बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। सो अब पता नहीं अब शिव जी ने क्या प्लान करा है, मैं तो बस फॉलो कर रहा हूँ जो रास्ता उन्होंने अभी दिखा दिया है। बट शिव जी बार बार आते रहते हैं और दिखाते रहते हैं कि हाँ मैं हूँ। और चूंकि आपने पंडित रविशंकर का नाम लिया, जी तो जी आप उनके सबसे छोटे और अंतिम शिष्य हो। जी जी। सो मैं गया था उनके पास, एक्चुअली नहीं, उन्होंने मुझे चुना। अगेन दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिकॉज उन्होंने मेरे को डिस्कवर करा यूट्यूब पे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने मेरा पता नहीं किसी ने कोई मेरा वीडियो डाल दिया था, उसमें मेरा नाम उन्होंने पढ़ा, ऋषभ रिखीराम शर्मा, और तुरंत मेरे पापा को कॉल करा, कहते अरे संजय इसमें रिखीराम लिखा है इस बच्चे के नाम में, ये तुम्हारा बेटा है? कहते जी हाँ गुरुजी मेरा ही बेटा है। अभी स्टार्ट करा है, मैंने ही सिखाना शुरू करा है क्योंकि पापा जी मेरे पहले गुरु थे। तो पापा को उन्होंने कॉल करा, कहते मैं अभी लंदन में हूँ बट मैं जब दिल्ली आऊँगा तो ऋषभ को लेके आइए और मैं उसको सुनना चाहूँगा। तो हम लोग बस नॉर्मली पहुँच गए वहाँ पे, फूल और थोड़ी मिठाई लेके गुरुजी के पास जैसे जाते थे, देखा तो वहाँ पे पूरा पूजा का माहौल है। हाँ अच्छा। पूरा सब माहौल पूरा पूजा वाला है। और फिर मैंने थोड़ा गुरुजी के लिए बजाया, मैंने रागेश्वरी बजाया था, फिर तिलकामुद बजाया था। फिर गुरुजी कहते कि तुम्हारा मैंने रिकॉर्डिंग सुना था यूट्यूब में, तिलकामुद गलत बजा रहे थे तुम। अच्छा। हाँ, और फिर गुरुजी ने सितार उठाया और तिलकामुद बजाया, और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि उससे प्यारी और ब्यूटीफुल चीज़ मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं सुनी। मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं, दिस इज़ द 12-year-old मी इज़ लाइक वाओ। फिर गुरुजी ने सितार रखा, फिर बोलते कि इसमें काफ़ी पोटेंशियल है इस बच्चे में, तो अगर आपकी आ गया हो तो मैं इसका गुरु बनना चाहूँगा, और इसको जितनी मेरे पास ज़िंदगी बची है उतना मैं इसको सिखाना चाहूँगा। मम्मी पापा का जैसे कहते हैं ना जॉ ड्रॉपिंग रिएक्शन, कि पूरा मुंह खुला का खुला रह गया उनका। एंड कहते हैं भगवान स्वयं नीचे आके, लोग तरसते हैं बिल्कुल उनके दर्शन हो जाए, तो स्वयं कह रहे हैं कि मैं इसको शिष्य बनाना चाहता हूँ। स्पीचलेस। पापा जो भी अपनी हकलाती आवाज में बोलते, गुरुजी आपका बच्चा है और मैंने आपको ये समर्पित कर दिया, आपको जो करना है सीधा करिए। तो उसके बाद फिर जाते था मैं, ये लोग मेरे को स्कूल के बीच में से उठा देते थे वहाँ से, स्कूल से, और वहाँ पे हमारी छुट्टी की पर्ची कटती थी DPS आकेपुरम में, और मेरे को वहाँ से स्कूल से छुड़वाते थे, हम गुरुजी के पास जाते थे, हम वहाँ पे लंच वंच करके एवरीडे। देन मैं जाता था हमारे स्टोर गोल मार्केट में, फिर वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता था, फिर मैं रविशंकर सेंटर वापस जाता था, और गुरुजी एक शिष्य हैं परिमल सदाफल जी, वो सीनियर मोस्ट डिसाइपल, फिर उनके साथ वो हम रिव्यू करते थे गुरुजी ने आज क्या सिखाया है। अच्छा। सो दैट वाज लाइक द टिपिकल डे इन माय लाइफ, कि हर रोज ये हमारा स्केड्यूल होता था जब भी गुरुजी वाज इन टाउन। बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में हुई हैं जो मतलब जो डेस्टिनी, किस्मत, उस बात पर विश्वास करें, और आपकी सितार से भी जुड़ी हुई है कहानी आपके पिता के साथ। जी। तो अभी आपको मैं एक किस्सा बताता हूँ, जो अभी मैं पशुपतिनाथ मंदिर में गया था, और पापा मेरे साथ ट्रैवल नहीं करने वाले थे, और बट नानी को इतनी ऐसी कुछ इंट्यूशन हुई कि वो कहती कि नहीं आप भी जाओ उसके साथ, पहली बार जा रहा है नेपाल, पता नहीं क्या एक्सपीरियंस होगा, बट आप जाओ। और ऐसा कोई प्लान नहीं था पापा का, पापा तो आराम से अपना रिलैक्स कर रहे थे घर पे, और मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट अपना बैग लेके, सितार लेके, और बट उन्होंने बिल्कुल जैसे मैं एयरपोर्ट पहुंचा, उसकी नेक्स्ट वाली फ्लाइट, मतलब वो टैक्सी पकड़ के टुक द नेक्स्ट फ्लाइट। और हुआ क्या, जब मैं वहाँ पहुंचा पशुपतिनाथ के दर्शन करके मैं अपने होटल आया, सितार रखी हुई थी वहाँ पे, और आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे हाथ से सितार स्लिप हुई हो। मैं 16 साल से सितार बजा रहा हूँ, मतलब मेरा एक ऑर्गन बन गया है। पता नहीं क्या हुआ, मेरे हाथ से सितार स्लिप हुई और सितार टूट गई। अच्छा। और मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे को शाम को शो बजाना है। कितने घंटे बाद? 4-5 घंटे में, और मेरी रिहर्सल थी उस टाइम जब ये टूटा, तो रिहर्सल भी नहीं हो पाई, वो तो कैंसिल हो गई। मैंने बोला चलो शो तो बजा पाऊँ, तो फिर मैं पापा को कॉल करा अपनी गिड़गिड़ाती हुई आवाज़ में, मैंने बोला पापा सितार टूट गया। तो फिर पापा भागते हुए आए ऊपर, और उन्होंने बोला कि थोड़ा फेविक्विक लाओ, थोड़ा सैंड पेपर लाओ, थोड़ा ये लाओ। तो हमने किसी को भेजा, वो सामान सारा लेके आए। 1 घंटे में उन्होंने सितार ऐसा कर दिया कि वो पहले से भी अच्छा बोल रहा था। वो यही सितार है? ये दूसरा वाला है। अच्छा। वैसे इसके लेकिन वो आपने उस दिन उसके साथ उसी सितार पे मैंने बजाया उस रात, और
मेरे हाथ ठंडे हो गए थे। सितार बिल्कुल इधर से उधर नहीं हुआ, ट्यूनिंग बरकरार थी और पता नहीं कैसे करते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। ऋषभ, बहुत ही अच्छा लगा है आपसे बातचीत करते हुए, लेकिन आपको धन्यवाद देते हुए मैं ये कहूँगी कि जो एक आपने जिक्र किया ना कि पंडित रविशंकर ने जब आपको देखा तो आप कहा कि ये गलत बजा रहे जी जी जी, वो सही बजा कर हम चाहेंगे। अच्छा ठीक है। तो ये गाना मैंने रिलीज भी करा हुआ है, इसको तिलक का मोद के नाम से है और ये चीज़ गुरुजी ने हमें सिखाई। 2 लाइन बजाऊंगा इसकी। तो हम इनको सरगम बोलते हैं। अच्छा। तो हमारे म्यूजिक में कॉम्पोजिशंस होती हैं। सरगम ऐसी कॉम्पोजिशन होती है जो आपको राग समझने में हेल्प करे। तो इट्स लाइक इंट्रोडक्शन टू अ राग बेसिकली। तो वही गुरुजी ने बजाया और इतना सुंदर लगा कि मैंने उसको एक गाने में बना के रिलीज कर दिया ताकि सब लोग सुन पाए उसको। अद्भुत। मेरा भी यही रिएक्शन था जब मैंने सुना था। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप यहाँ पर आए स्टूडियो में, एक नए रूप में हमारा स्टूडियो आज रहा। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत। बिल्कुल। अब कुछ अभी मैं वापस आऊँगा। मैं वैसे रहता न्यूयॉर्क में हूँ, बट मैं वापस आऊँगा मार्च में और हम सितार फॉर मेंटल हेल्थ का एक 12 सिटी का टूर प्लान कर रहे हैं। अच्छा। तो आप भी आए उसमें और सारे दर्शक आए और हम लोग साथ में मेंटल हेल्थ और म्यूजिक सेलिब्रेट करें। जरूर हम चाहेंगे कि हमारे भी आज तक के मंच के जरिए भी हम ये आगे कुछ करें। साहित्य का मंच हमारा रहता है और ऐसा कुछ जरूर हम सोच सकते हैं। बहुत नोबल कॉज है। बिल्कुल, मार्च में। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ। बहुत आगे जाइए और इस संगीत को बहुत आगे तक, दुनिया के कोने कोने तक ले जाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।